हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स। जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूँ करणवीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटमी यूनिट 7। तो यार सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप आईएनसी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग में है उसमें यूनिट 7 जो है ना, उसका नाम दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? अरे बता रहे हैं ना, उसका नाम दे रखा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी कि हमें इस यूनिट में हमें स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना है, जिसमें आपकी जितनी भी बोन्स हैं सारी बोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें हमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपकी जितने भी तरह की मस्कुलर मसल्स होती है। ठीक है, जैसे आपकी कार्डिक मसल है ना, स्मूथ मसल है और स्केलेटल मसल है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद में स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम दोनों सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 7 ही है, तो मैं पहले आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना था जो मैंने क्लियर कर दिया। तो आज का आपको पता चल ही गया होगा कि हम मस्कुलर सिस्टम पहले करने वाले हैं, है ना। तो ये दिख रहा होगा, इसमें आपको जितने भी मसल्स दिख रहे हैं ना, ये डायग्राम में आपको जितने भी मसल्स दिख रहे हैं, ये हर एक मसल्स का नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद में आपको हर एक मसल का नाम याद हो जाएगा। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया, ठीक है, हर ब्लड वेसल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया था, वेन्स आर्टरीज के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। ये पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप आई एम लगाते हो, हैं, आई एम क्या होता है। आई एम का नाम नहीं सुना तुमने? नहीं भैया नहीं सुना? अरे यार, तो फिर क्या सुना तुमने? देखो, आईएम का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, पता होगा आप लोगों को। एक तो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एक होता है इंट्रावीनस, है ना। एक ऐसा इंजेक्शन जो वेंस में लगाया जाता है ना, उसको इंट्रावीनस बोलते हैं। और ऐसे इंजेक्शन जो किस में लगाए जाते हैं, मसल्स में, उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके मसल्स में लगता है ना, यहाँ पे लगाता नहीं लगाता डॉक्टर, यहाँ पे लगाता। जब तुम बीमार होते थे तब यहाँ पे लगाता था ना, है ना भैया, लगाता था। याद आ गया? याद आ गया भैया, याद आ गया, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे क्या लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। तो ये पढ़ने के बाद में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे मसल्स है जहाँ पे हम आईएम लगा सकते हैं, है ना। और तुम्हें भी लगाना सीखना ही पड़ेगा आगे जब तुम क्लिनिकल करोगे तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। देखो शुरू, देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि मसल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, मसल टिश्यू के, मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली आपके मस्कुलर टिश्यू के टाइप होते हैं बच्चा, कितने तरह के होते हैं हमें क्या पता भैया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। एक तो होते हैं क्या, स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यू आपके बोन्स में पाए जाते हैं। बोन्स के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसके मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको मैं अलग से ही, मतलब यूनिट 7 में ही मैं आपको स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बोन्स के बारे में बताऊंगा। तो बोन्स में जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, जो टिश्यू होते हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। हार्ट में सबको पता है कार्डिक मसल टिश्यू होता है। और विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? विसरल ऑर्गन मतलब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आपके विसरल ऑर्गन पाए जाएंगे, है ना। इस विसरल ऑर्गन को अपन स्मूथ ऑर्गन भी बोलते हैं ना, याद रखना। जो विसरल ऑर्गन होते हैं ना, इनको अपन स्मूथ ऑर्गन भी बोलते हैं। आपका थोरेक्स, थोरेक्स में विसरल ऑर्गन पाया जाएगा। थोरेक्स में जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये क्या है, ये विसरल ऑर्गन है ना। इसके अलावा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मिनल में आपकी किडनीज हो गई। ओके, और पेल्विस वाले एरिया में, तो यहाँ पर आपके विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। विसरल ऑर्गन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं पूछा जाता है, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। ये तीन तीन एरिया है, मतलब ये तीन तीन आपके क्या है, मतलब ये तीन आपके एरिया है आपकी बॉडी में जहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये एमसीक्यू पूछा जाता है ना, तो ये एमसीक्यू आपको अभी से याद रख लेना है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। ओके बच्चा, बिल्कुल बच्चा, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई गिला शिकवा नहीं है ना, कोई भी नहीं है। इजी था, इजी था। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे का आता है, आगे क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, ये फंक्शन लिखे हुए हैं। फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में नहीं पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो यार आपके पास अलग अलग जो मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो यही है, बस हमें प्रॉपर्टीज ही देखनी है, बाकी और बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। देखो क्या लिख रखा है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, है ना। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो हम बिल्कुल आपको बताते हैं, अभी समझाते हैं हम आपको। ठीक है, तो समझो यहाँ पर, उसके लिए हमें स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो हम आपको कुछ अच्छी सी चीज़ सिखाने वाले हैं जो आपको सीखनी है। देखो, उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाते हैं हम। ओके, ये डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, ये मसल है आपका, मस्कुलर टिश्यू है, समझ लो। इस तरीके का मस्कुलर टिश्यू है। ओके, अब देखो, समझना, मस्कुलर टिश्यू के पास में क्या होगा, पता है क्या होगा? ये होगा, बताओ हम क्या बना रहे हैं।
ये तो कोई पौधा लग रहा है। अरे अरे पौधा नहीं है बे। ये तुम्हें किस नज़र से पौधा लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा। हाँ भैया, कुछ याद आ रहा है हमें। ये तो नर्व लग रहा है, बिल्कुल ये नर्व है ना। देखो इस तरीके से मैंने इसकी डेंड्रेट बना ली है, ठीक है, रफ डायग्राम ही समझ लो आप लोग इस तरीके से। डेंड्रेट्स है ना, इसके बन गए। ये एक्सोन वाला एरिया है ना। नीचे टर्मिनल ब्रांचेज है, तो ये एक्सोन से। तो अब क्या होता है बच्चा, मेरी बात को समझना। जब भी कोई स्टूमलाई, स्टूमलाई, अब ये स्टूमलाई किसको बोलते हैं भैया? STIMULI है ना। इसका मतलब ये है कि जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, तो उसको आप स्टूमलाई बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो सब लोग देते हैं। क्या? कि एक तवा है ना, वो गर्म है। आपने उस गर्म तवे पे हाथ रखा, तो आप क्या करोगे? आप हाथ हटा लोगे। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुमने हाथ क्यों हटा लिया, तो तुम बोलोगे हैं भैया ये कैसी बात है? हाथ नहीं, अगर हम हाथ नहीं हटाते तो हमारा हाथ जल जाता भैया, है हम नोट्स कैसे लिखते हैं, हम एग्जाम कैसे देते हैं? हाँ तो सही बात है ना। तो तुमने अपना हाथ हटा लिया, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने हाथ क्यों हटाया, तो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें दर्द हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो, जो स्टूमलाई है, स्टूमलाई का मतलब क्या है? बाहर का एनवायरनमेंट बदला, बाहर गर्म तवा था, तुमने उसको हाथ लगाया, है ना। तो अचानक से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाहर का हॉट हो गया एनवायरनमेंट, तो तुमने हाथ, तुम्हारे को क्या, तुम्हारी बॉडी को क्या मिला? एक स्टूमलाई मिला, है ना। है ना। अब ये जो स्टिमुलस है, इसके कारण तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्स करेगी, है ना। उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स किया, तुमने हाथ हटा लिया। तो हाथ हटाना, तुम्हारा हाथ हटाना क्या है? रेस्पॉन्स है ना। हाथ हटाना क्या है? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स किया तुमने। अब ये रेस्पॉन्स तुमने क्यों किया? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा कि तुमने जैसे गर्म तवे पे हाथ रखा ना, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए, है ना। कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व्स के जरिए कहाँ पे गए? तुम्हारी मसल्स के पास पहुंचे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए, क्या गए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो लिखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे देखो, हो गया। और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सारे नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्शन पोटेंशियल, इसको अपन बोल सकते हैं इम्पल्स। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ, मतलब यहाँ पे सबसे पहले स्टूमलाई हुआ, स्टूमलाई मतलब एनवायरनमेंट चेंज हुआ बाहर का, उसके कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। और ये एक्शन पोटेंशियल को आप बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, उनको एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स कहा सकते हैं ना। ये इम्पल्स कौन लेके जाता है? नर्व्स लेके जाती है। कहाँ पे? आपके मसल्स के पास। अब मसल्स के पास जैसे इंपल्स पहुंचे, तो मसल ने क्या किया? एक्शन किया, है ना। मसल्स ने क्या किया? एक्शन किया। और एक्शन के तौर पे क्या, मसल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ कुल मिलाकर। इसको कोई और कलर से लिखते हैं हम आपके लिए, ताकि आपको दिखे ये चीज़, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पूरी पूरी चीज़ क्या हुई? देखो, आपने हाथ हटाया ना, इसमें आपने हाथ क्यों हटाया? क्योंकि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। और मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे इम्पल्स पहुंचे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनको इम्पल्स बोला गया, तो वो पहुंचे। और वो कब पहुंचे? जब एनवायरनमेंट बड़ा बदला बाहर का। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो कहीं ना कहीं मसल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या करती है, यहाँ पे वही तो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होती है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उसने अचीव तो किया मसल्स ने। तो ए प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मसल्स एंड नर्व सेल, इट इज एबिलिटी टू रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करके उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना क्या कहलाता है? एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स, इम्पल्स कहलाता है ना। इन मसल सेल टू मेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल। एक तो ये ऑटो रिदम इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एक केमिकल स्टिमुलाई। तो ये दो तरह के जो होते हैं, आप बोल सकते हो क्या, दो तरह के स्टिमुलाई होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, या ट्रिगर कर सकते हैं। तो दोनों याद रखना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। जो आपके मसल टिश्यू है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना, फोर्सफुली, है ना, व्हेन स्टूमुलेटेड, जब उनको कोई सिग्नल मिलता है तब, ठीक है, बाय ए एक्शन पोटेंशियल, है ना, एक्शन पोटेंशियल के द्वारा। व्हेन ए स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट इट जनरेट टेंशन। याद रखना कि जब भी कोई स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, है ना, तो याद रखना वो क्या जनरेट करता है? वो टेंशन जनरेट करता है ना। टेंशन जनरेट करता है ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
तो दो दो प्रॉपर्टी बताइए, एक तो इलेक्ट्रिकल एक्सेसिबिलिटी, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब आपके जो मसल्स हैं, जो भी आपके स्केलेटल मसल कोई भी मसल हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टिड उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। फिर ये एक्सटेंसिबिलिटी। देखो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपके मसल्स है वो एक्सटेंस हो सकते हैं, जो मसल टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू, वो एक्सटेंड हो सकते हैं, बट याद रखना एक पर्टिकुलर लिमिट तक, है ना। हर चीज़ की लिमिट होती है। अब पता चला मसल्स को खींचे जा रहे हो तो टूट जाएगा। जैसे रबड़ है, रबड़ को तुम जो बहुत ज़्यादा, अब आपको पता है रबड़ एक्सटेंड हो सकता है ना, एक्सटेंसिबिलिटी होती है रबड़ में, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर रबड़ को एक्सटेंड किया जाए तो रबड़ टूट जाता है। तो वैसे मसल भी डैमेज हो सकता है अगर उनको ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, है ना। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है ना, विद इन ए लिमिट, एक लिमिट के अंदर होती है, ठीक है, विदाउट बिंग डैमेज हुए बिना। द कनेक्टिव टिश्यू विद इन द मसल लिमिट्स द रेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। देखो आपके ना जो मस्कुलर टिश्यू होता है उनके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, मसल लिमिट्स द रेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये एक्सटेंसिबिलिटी, है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना किसके अंदर, मसल्स के अंदर, ये लिमिट करते हैं, मतलब ये लिमिट बताते हैं किसके, द रेंज ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब हर कनेक्टिव टिश्यू के कारण एक एक्सटेंसिबिलिटी की भी एक लिमिट होती है ना। एंड कीप इट विद इन द कॉन्ट्रेक्टाइल रेंज। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मसल्स को उस कॉन्ट्रेक्टाइल रेंज जो आपकी लिमिट है ना, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी की जो लिमिट है उसी में रखते हैं, किसको, मसल को, है ना। कनेक्टिव टिश्यूज मसल को उसी लिमिट के अंदर रखते हैं ना, उसी रेंज में रखते हैं ऑफ द मसल सेल को, है ना। फिर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि ओरिजिनल शेप में वापस आना। जैसे कोई मसल क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेच होने के बाद में ना, एक्सटेंड होने के बाद में वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आएगा। तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ मसल सेल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ और शेप में वापस आना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के बाद में या एक्सटेंशन के बाद में, तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो बहुत ईजी था ये भी, है ना। अब देखो यहाँ पे आज अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, बहुत प्यारी सी चीज़ आती है, देखो समझो यहाँ पर। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो देखो ईच ऑफ स्केलेटल मसल इज ए सेपरेट ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ सेल। अब ये याद रखना। देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके मस्कुलर टिश्यू है, अब हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की बात करने वाले हैं ना। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ चुका है, क्या, स्केलेटल मसल टिश्यू। तीन तरह के होते हैं, कार्डिक, है ना, बोन में पाया जाने वाला स्केलेटल टिश्यू, है ना, मतलब स्केलेटल मसल टिश्यू किस में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है ना। और एक स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सी बात करने वाले हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू की। तो एक बात, तो कोई भी टिश्यू किससे मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, सेल से तो मिलके बनता है, हाँ भैया सेल से मिलके बनता है। सबको पता है ना ये, तो हाँ भैया पता है, तो सेल से मिलके बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे, ऑब्वियसली बात है सेल से मिलके बना है, तो उन सेल को हम क्या बोलेंगे, उन सेल को हम क्या बोलेंगे, बताओ, खुद दिमाग लगाओ। उनको हम बोलेंगे मस्कुलर सेल, ठीक है। मसल सेल बोलोगे आप उसको, है ना, क्योंकि मसल मसल के सेल है तो मसल सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज ए सेपरेट ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ द हंड्रेड। तो हर एक मस्कुलर टिश्यू जो होता है ना वो एक सेपरेट ऑर्गन की तरह होता है, ठीक है। जितने भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना वो एक सेपरेट ऑर्गन की तरह होते हैं, और जो कि किससे बने हुए होते हैं, थाउजेंड ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे आपके ऑर्गन सेल से बना हुआ होता है, जैसे स्टमक, है ना, आपका लीवर हुआ, किडनी है, ये सब सेल से मिलकर बनी है ना। वैसे जितने भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो खुद एक ऑर्गन की तरह होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, जितने भी मस्कुलर टिश्यू है वो एक ऑर्गन की तरह है और वो थाउजेंड नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, विच आर कॉल्ड, जिसको अपन मस्कुलर फाइबर या मस्कुलर सेल बोलते हैं। देखो याद रखना, जो मसल सेल है ना उनको अपन मसल फाइबर भी बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि मसल फाइबर और कुछ नहीं है, मसल सेल ही है। मसल सेल को मसल फाइबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो मसल सेल होती है ये इलोंगेटेड शेप की होती है। अभी मैं आपको उनका शेप बताऊंगा कैसे होती है ये ना। तो ये इलोंगेटेड शेप की होती है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या, मसल फाइबर कहलाती है। थस मसल सेल, देखो मसल सेल बोलो चाहे मसल फाइबर बोलो एक ही बात है ना। आर टू टर्म ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम है ना। मसल सेल बोलो चाहे मसल फाइबर बनो, ये मसल सेल को अपन मसल फाइबर बोलते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं जो कि खुद एक ऑर्गन की तरह होता है। स्केलेटल मसल आल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, इनके पास कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सराउंडिंग मस्कुलर फाइबर, जिसके पास मस्कुलर फाइबर होते हैं, है ना। होल मसल, खुद के मसल भी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू को ब्लड वेसल्स भी चाहिए, है ना। ब्लड तो चाहिए ना ऑक्सीजन के लिए, है ना, तो ब्लड भी चाहिए, एनर्जी बनानी है तो उसके लिए ग्लूकोज वुलकोज इनको भी चाहिए होता है। मसल को भी ग्लूकोज चाहिए होता है ताकि वो एनर्जी बनाए, है ना, एटीपी जनरेट करे। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होगी और वेन्स भी होगी, ऑब्वियसली बात है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएंगे ना वो वेन से तो लेके आएगी, तभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कुछ भी होगा। तो क्या चाहिए, वेंस भी चाहिए इसमें। मैंने आपको पहले जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या होता है। मैं वो एक बात बताऊँ, तुमने मेरे से अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बताओ एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती है नहीं होती, कमेंट करके बताना। और मुझे ये भी बताना कि क्या एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सप्लाई होती है
या नहीं होती है, बस ये कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो या फिर बस हलवा हलवा चल रहा है, बस यूँ है, होइला होइला चल रहा है ना। कमेंट करके बताना किसको समझ में आ रहा है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू कंपोस्ट कंपोनेंट्स, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड प्रोटेक्ट मस्कुलर टिश्यू द सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू ना उसमें कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको, मस्कुलर टिश्यू को। पहले मेन काम तो उनका ये होता है सराउंड करना और प्रोटेक्ट करना, है ना। द सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको अपना हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, ये सेपरेट करती है किसको, मसल को स्किन से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो आपकी जो मसल है और जो स्किन है वो आपस में किससे सेपरेट होती है, हाइपोडर्मिस की लेयर से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये है आपकी स्किन, है ना, और ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ ये क्या है, ये है आपका मसल, समझ लो ये मसल है स्किन के यहाँ पर नीचे, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या होता है, हमें क्या पता क्या होता है। अरे इन दोनों के बीच में होता है आपके पास हाइपोडर्मिस की लेयर, रेड रेड कलर में जो मैं बना रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझानी थी, समझा दी मैंने। इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर नर्वस, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये पाथवे प्रोवाइड कराता है किसके लिए, नर्व्स के लिए, है ना, ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फोटिक वेसल्स के लिए, ताकि ये एंटर करे किसमें और एग्जिट करे किससे, मसल में एंटर और एग्जिट करे, इसलिए पाथवे प्रोवाइड कराता है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आया है, फेशिया इज अ डेंस शीट। पहली बात तो ये डेंस शीट होती है एंड ब्रॉड बैंड ऑफ इरेगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का ब्रॉड बैंड होता है, या बोल सकते हो एक डेंस शीट होती है। डेट लाइन द बॉडी वॉल, ये आपकी बॉडी वॉल को क्या करती है, लाइन करती है, और लिम्स को एंड सपोर्ट एंड सराउंड मसल्स, और ये क्या करती है आपके मसल्स को सपोर्ट करती है और सराउंड करती है ना, एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी को ये करती है। तो ये फेशिया के बारे में याद रखना कि फेशिया क्या होता है, कि भाई एक डेंस शीट है ना, और ब्रॉड बैंड होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि पूरी बॉडी को लाइन करेगी, बॉडी वॉल को और लिम्स को, और सपोर्ट करेगी, सराउंड करेगी मसल्स को और दूसरे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स को, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो फेशिया फॉलो थ्री मूवमेंट ऑफ मसल, सॉरी फ्री मूवमेंट ऑफ मसल, तो अलाउस, है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो फेशिया है ना वो क्या अलाउ करता है, मसल के फ्री मूवमेंट को, है ना, कि भाई मसल फ्रीली मूवमेंट करे, इसको कौन अलाउ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से सीधा एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ मसल्स, याद रख लेना। ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ मसल, इनमें से कौन सा मसल की फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है, फेशिया, है ना। कैरी नर्व्स, ये नर्व्स को कैरी करती है, ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल को, और फिल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो ये सारी चीज़ें तो ये कैरी करेगी, लेकिन इसके अलावा दो मसल के बीच में खाली स्पेस होता है ना, तो उसको भी ये फील कर देती है। दो मसल के बीच में याद रखना खाली स्पेसेस होते हैं, है ना, फ्री स्पेसेस होता है, तो उसको कौन फील करता है, फेशिया। थ्री लेयर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम द फेशिया टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथ स्केलेटल मसल। एक चीज़ याद रखना कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब आपके जो ये होते हैं ना फेशिया, वहाँ से आपके मस्कुलर टिश्यू के ऊपर तीन तरह की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। फेशिया से स्टार्ट होती है, अगर आप फेशिया से एक्सटेंड करोगे तो तीन तरह की मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो मस्कुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है ना। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है एपीमायोसियम, फिर आती है पेरीमायोसियम, और फिर आती है एंडोमायोसियम। सीक्वेंस में याद रखना, सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, एंडोमायोसियम। एंडोमायोसियम किसके ऊपर होती है, मसल फाइबर के ऊपर होती है ना। फिर आती है पेरीमायोसियम, है ना, और सबसे बाहर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बाहर वाली एपीमायोसियम। इन तीनों लेयर के बारे में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे सॉरी, कि कौन सी लेयर क्या करती है। और ये डायग्राम मैं आपको अगले लेक्चर में 3D में बताऊंगा। मैंने आपको पूरा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 3D में पढ़ाया, पूरा हार्ट मैंने आपको 3D में पढ़ाया। मैंने आपको सारी आपकी बॉडी में कौन कौन सी वेन्स है, कौन कौन सी आर्टरीज है, सब मैंने आपको 3D में पढ़ाया। तो ये भी मैं आपको 3D में पढ़ाऊंगा, है ना। मुझ पर विश्वास रखना, सब हम 3D में देखेंगे, ये पूरा डायग्राम हम 3D में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम पूरा आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम सब हम 3D में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए बस आपको इंतजार करना है, अगला लेक्चर देखना है ना। तो अगले लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या है। तो उसके लिए बस अगला लेक्चर देखने जरूर आना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व, ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता।
यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने प्रयोग हो गई है तो उसका शेयर क्रेडिट मूल्य लेकर प्रकाशक को जाता है।